हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 65 यानी कि 65वां। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ फर्स्ट टू लॉन्च हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG बसेज इन 2019। यानी कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिटी है जिसने सबसे पहले हाइड्रोजन बेस्ड CNG को लॉन्च, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली CNG वो CNG जो हाइड्रोजन के साथ बनी है मिलके, उससे चलने वाली बसों को शुरू किया है 2019 में। तो उसका सही आंसर है डी, न्यू दिल्ली। यानी कि न्यू दिल्ली ने ऐसा सबसे पहले काम किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉरस क्रेन। सॉरस क्रेन के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला, सॉरस क्रेन इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। यानी कि सॉरस क्रेन वो विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी है। दूसरा, इट इज़ द ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि ये मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। तीसरा, इट इज़ इंडियाज ओनली रेसिडेंट ब्रीडिंग क्रेन। कहने का मतलब इंडिया ही इसका अकेला ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी कि जहाँ ये अपने बच्चे देते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 1 और 3 ओनली। यानी कि सेकंड वाला गलत है। ये मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और इसको IUCN में वुलनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और सबसे मतलब मेन बात इसमें ध्यान देने वाली है कि ओमनीवोरस पक्षी है, जो कि इंसेक्ट, मछलियाँ और रूट या प्लांट के जड़ों को भी खाती है, इसलिए ओमनीवोरस यानी कि जो मांस और हरी चीज़ें दोनों खाते हों। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द सैल्वेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो सबसे सैल्वेस्ट पार्ट होता है ओशियन का। यानी कि मतलब वो ज़्यादा गहरा नहीं, कहने का मतलब गहराई नहीं होती है, वो हल्के से स्लोप तरह से होती हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं जो बीच वाला एरिया होता है, यानी कहने का मतलब जहाँ समुद्र किनारे का जो कोस्टल एरिया होता है तो उससे और जहाँ पानी मिलता है तो उस एरिया को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। दूसरा है, द विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स रिमेन सेम फ्रॉम वन ओशन टू अनदर। कहने का मतलब जो विड्थ है, उसकी चौड़ाई है, वो एक महासागर से दूसरे महासागर में सेम होती है। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली। जो सेकंड वाला वो गलत है, वो सेम नहीं होती है। ये डिपेंड करता है, कहीं सबमर्ज्ड होता है, कहीं रिलेटिवली शैल्वर होता है, यानी सबमर्ज यानी कि डूबा हुआ। जैसे इंडिया में जो वेस्टर्न कोस्ट का हमारा बीच है वो सबमर्ज्ड है, यानी कि जो वो शैलो नहीं है उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बल्कि सबमर्ज्ड वाला पार्ट यानी थोड़ा सा डीपर पे आता है। विड्थ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की होती है, आपको बताया दिया कि अलग अलग जगह की अलग अलग होती है, बट एक जो एवरेज होता है वो 80 किलोमीटर का लगभग होता है, यानी कि इसकी 80 किलोमीटर चौड़ाई होती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज आर अ पार्ट ऑफ अ नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज का कौन से इनमें से नेशंस पार्ट है, यानी कौन से देश है जो इस नॉर्डिक कंट्रीज के हिस्सा है। पहला है डेनमार्क, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी स्वीडन। तो उसका सही आंसर है 1 और 4 ओनली। यानी कि डेनमार्क और फ्रांस इसके हिस्सा है। नॉर्डिक कंट्रीज या नॉर्डिक्स बोलते हैं इनको। ये वो ज्योग्राफिकल और कल्चरल रीजन है जहाँ नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्दर्न अटलांटिक मिलती हैं। These includes Denmark, Finland, Ireland, Norway, Sweden and associated territories like Greenland, Four Island and Island Island। तो ये सारे इस नॉर्डिक कंट्रीज़ के पार्ट हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक कानून से बना एक मतलब कहने मतलब संवैधानिक नहीं है, इसको एक कानून के तहत पास किया गया और बनाया
गया है, जो कि 1997 में बना था। दूसरा है स्टेटमेंट द ट्राई रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ टैरिफ्स फॉर द टेलीकॉम सर्विसेज विच आर अर्लियर वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब जो ट्राई है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये रेट्स जो टैरिफ्स यानी कि चार्जेस होते हैं कि आप पर कॉल कितने का होगा, कैसे आप चार्ज करोगे नेट या जो भी है, तो उसको रेगुलेट करता है यानी कि उनको चलाता है, जो कि पहले केंद्र सरकार करती थी। तीसरा टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल adjudicate any disputes between a licensor and a licensee and hears the dispose of appeal against any direction decision order of central government। कहने का मतलब एक डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए हमने ट्रिब्यूनल बनाया है जो कि लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच किसी भी तरीके का डिफरेंस हो उनको सॉल्व करता है। ध्यान दीजिएगा, इट सॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। एनी डिस्प्यूट बिटवीन लाइसेंसर या लाइसेंसी या 2 और मोर सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर एंड अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर एंड टू हियर डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन डिसीजन और ऑर्डर ऑफ ट्राई। ठीक है, तो ये सारे काम ये ट्राई करता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज और आर अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट इंडिया के यानी कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मूलभूत है वो निर्माण करता है, उसको बनाता है। पहला हार्मनी बिटवीन यूनियन स्टेट, सेकंड है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 2 एंड 3। हार्मोनी बिटवीन यूनियन स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ए सिंपल मेजोरिटी इज नॉट डीम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि एक सिंपल मेजोरिटी से आप कोई भी संवैधानिक जो संशोधन होता है वो नहीं माना जाता है, यानी सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए। दूसरा, द मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कहने मतलब जो हमारे संविधान का ज़्यादातर हिस्सा है उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, 2/3 की। और तीसरा है नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय द रेसिडेंट व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी जो नेशनल इमरजेंसी है उसको लागू करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होता है व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कोई भी हमारे भारत देश की सिक्योरिटी खतरे में होती है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली। जो नेशनल इमरजेंसी है कैन बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन ऑल्सो, यानी कि आर्म्ड रेबेलियन पे भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि कोई वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन ही हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना ये किसके संदर्भ में है। स्टेटमेंट है गांधी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका वॉज इन नो हरी टू प्लंज इन टू पॉलिटिक्स इन हिज स्पीच एंड राइटिंग्स एंड confined himself to the reform of individual and the society and avoided the issue which dominate Indian politics। कहने का मतलब जब गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो जल्दीबाजी उन्होंने नहीं दिखाई पॉलिटिक्स में कूदने की, बल्कि कई स्पीचेस और अपने लेखों में उन्होंने ये बात साबित खुल के कही थी कि वो किसी भी तरीके का इंडिविजुअल या सोसाइटी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो इश्यूज़ जो कि इंडियन पॉलिटिक्स से खास कर जुड़ी हैं उसमें वो शामिल नहीं होंगे और उसको अवॉइड करेंगे, यानी उससे दूरी बना के रखेंगे। आगे कह रहा है कि हिज रेस्ट्रेंट वाज पार्टली ड्यू टू सेल्फ इम्पोज साइलेंस एंड पार्टी टू फैक्ट दैट ही वाज स्टिल studying conditions of India and making up his mind. Which one of the following events helped Gandhi, who had returned from the South Africa in 1915, more directly to emerge as the undisputed leader of the INC? कहने का मतलब जब ये ऐसा हुआ था तो उसके बाद इन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो सेल्फ इम्पोज्ड हो, खुद से मौन धारण कर सके, अपनी चुप्पी के लिए उन्होंने ऐसा किया था
और इन्होंने इसलिए भी किया था क्योंकि वो इंडिया के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा इवेंट इसको ऐसा करने में उनको मदद की थी, जिसको आगे चल के उन्होंने अनडिस्प्यूटेड, यानी इन पे किसी तरीके का कोई भी लोग शक नहीं करते थे इनके लीडरशिप पे, ऐसा छवि उनकी बन के आई। तो इसका सही आंसर है डी, द ब्रिटिश राज पास द राउलेट एक्ट ऑन 18 मार्च 1919 टू सप्रेस द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अगेंस्ट इट। यानी जो ब्रिटिश राज का था राउलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को जो आया था, जिसमें रिवॉल्यूशनरी को दबाने की बात कही गई थी, तो वो इवेंट सबसे ज़्यादा उनकी मदद की थी अपने इस बात को साबित करने में। और इसी इवेंट से, मतलब इसी के साथ साथ उन्होंने उनको अनडिस्प्यूटेड लीडर आईएनसी में माना गया, यानी कि जिस पे कोई विरोध, जिनका कोई विरोध नहीं करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए अलग अलग एक्ट्स के बारे में, सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर है बी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन 15 अगस्त 1947। यानी कि सिर्फ ये सही है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर अफोर्डेबल लॉन्च ऑप्शंस फॉर स्मॉलर सैटेलाइट्स थ्रू एंट्रिक्स, ISRO had developed its own launch vehicle named SSLV. About the SSLV, which among the following statements are correct? Not correct. Sorry, ध्यान दीजिएगा, not correct है, correct की बात नहीं पूछा है। यानी जो SSLV है, स्मॉलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल जो है, इसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल यूज्ड फॉर प्लेसिंग सैटेलाइट इन एनी डिजायर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी कि एक 4 स्टेज इंजन वाला व्हीकल है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिट में, अपने जिस मर्जी के ऑर्बिट में चाहें, अपने सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं। दूसरा, प्राइमरली इट इज़ प्रीफर्ड फॉर प्लेसिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ज़्यादातर इस व्हीकल का इस्तेमाल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजने के लिए किया जाता है। तीसरा है, बोथ असेंबलिंग एंड लॉन्चिंग कैन बी डन इन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी कि असेंबलिंग करना है, लॉन्च करना है, ये वर्टिकल तरीके से हो सकता है और हॉरिजॉन्टल तरीके से, यानी खड़े करके भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी, दोनों काम हो सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है सही नहीं है SSLV के संदर्भ में। तो उसका सही आंसर है बी, 2 और 3, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। दी SSLV has 3 सॉलिड मोटर स्टेज, ये 4 नहीं बल्कि 3 है अपर लेयर, और इसके ये 4 स्टेज इंजन है, जिसमें 3 सॉलिड और 1 लिक्विड स्टेज है जो अपर वाला है। ये एक स्मॉल लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल उसको लॉन्च करने के लिए बनाया गया था। PSLV से नीचे की मानी जाती है, और जैसे कि PSLV और GSLV है, उसकी तरह नहीं है, बल्कि दी SSLV कैन बी असेंबल बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, यानी दोनों तरह से इसको असेंबली नहीं किया जा सकता, जैसे कि PSLV और GSLV में हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। पर जाने से पहले हम आपको हमारे लास्ट वीडियो यानी कि GS टेस्ट पेपर जो 64 था, उसका हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। आई होप आप सबका सही हो, आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, गुरुमुखी, डोगरी एंड सिंधी स्क्रिप्ट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्क्रिप्ट। यानी तीनों स्क्रिप्ट किस स्क्रिप्ट से निकल के आई हैं, आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है बी, शारदा स्क्रिप्ट से निकल के आई हैं तीनों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज का GS टेस्ट पेपर 65 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट एसोसिएशन। यानी कि कौन नेशनल मॉन्यूमेंट एसोसिएशन का चेयरपर्सन अपॉइंट करता है, यानी कि नियुक्त करता है।
आपके ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर और डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।